जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के आधार पे हमने अलग अलग जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के आधार पर हमने ये देखा कि कंक्रीट से संबंधित जो भी टर्म है हमने उसको डिस्कस किया है। हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने डिस्कशन किया था। अभी कल में हमने जो है कंक्रीट के गुणों के आधार पर हमने वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में डिस्कशन किया। तो वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बताने से पहले मैंने कल जो है अपना पूरा लेक्चर जो है हाइड्रेशन के बारे में बताया। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हमने हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में कल के लेक्चर में डिस्कशन किया और इसको जानने के पीछे एकमात्र मकसद क्या था हमारा, वाटर सीमेंट रेशियो के सिग्निफिकेंस को हम समझते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट के रेशियो के सिग्निफिकेंस को हम समझ पाए आसानी से कि इसका क्या रोल है, क्या योगदान है, इसकी क्या महत्ता है। ठीक है, तो हमने जो हाइड्रेशन के बारे में डिस्कशन किया, उस हाइड्रेशन में अभी सीमेंट के हाइड्रेशन को हमने डिस्कशन किया है पूरे लेक्चर में कल के। तो अभी उसमें कुछ पॉइंट रह रहे हैं जिसमें उस हाइड्रेशन में जो जलायोजन क्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं जलायोजन की क्रिया, जलायोजन की क्रिया। ठीक है, तो सीमेंट में जब पानी मिला रहे थे तो वहां पे क्या एक रासायनिक क्रिया हो रही थी जिसको हम कह रहे हैं जलायोजन की क्रिया। उस सीमेंट और वाटर के बीच जो रासायनिक क्रिया हो रही है उसको हम कह रहे हैं कि जलायोजन की क्रिया। अब इस जलायोजन को समझने के पश्चात हम क्या देखते हैं कि जब सीमेंट और जो भी हम कंक्रीट बनाते हैं, हम अगर कंक्रीट बनाते हैं यहाँ पर, तो उस कंक्रीट के सभी अवयव जितने भी उसके इंग्रेडिएंट हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनका सम्मिलित रूप होता है जो कि एक पिंड का रूप लेता है, पिंड का रूप लेता है। ठीक है, और वही पिंड क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, जमती है और जमने के पश्चात क्या होता है, वो कठोरीकरण, एक कठोर पिंड का रूप लेती है जिसका हम सामर्थ्य चेक करते हैं या सामर्थ्य टेस्टिंग करते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं। उसके पश्चात हमें उसकी कुछ सामर्थ्य पता चलती है। वो जो सामर्थ्य की वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे कंक्रीट पे डिपेंड करेगी। कंक्रीट जो है किस ग्रेड का हमने बनाया है, किस क्वालिटी का बनाया है। तो अब यहाँ तक हमने तो जलायोजन के बारे में देख लिया है। तो उसके पश्चात अभी हम सीमेंट के जो कंक्रीट है आपका, उसमें एक टर्म निकल के आता है जलायोजन के पश्चात, या इस क्रिया के दौरान कह सकते हैं कि इसमें एक टर्म निकल के आता है सीमेंट का, एक टर्म है आपका सीमेंट का जमना एवं कठोरीकरण। आपका टॉपिक है आज का पहला, सीमेंट का जमना एवं कठोरीकरण। सीमेंट का जमना एवं कठोरीकरण। ठीक है, तो सीमेंट का जमना एवं कठोरीकरण दो अलग अलग टर्म हमने यहाँ पे लिखा है। इसको हम कहते हैं सेटिंग एंड हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ये दोनों क्रियाएं कब होंगी हमारी, ये दोनों क्रियाएं जो आप सेटिंग देख रहे हैं या हार्डनिंग की जो दो क्रियाएं हैं वो कब होंगी, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। दोनों जो वर्ड है आपका सेटिंग एंड हार्डनिंग, यानी कि जमना एवं कठोरीकरण, ये दो शब्द जो हमारे पास है किसी भी सीमेंट के रिस्पेक्ट में, इन दोनों शब्दों के महत्व को समझना हमें बहुत जरूरी है, दोनों के अंतर को समझना हमें बहुत जरूरी है। तो सीमेंट का जमना और सीमेंट का कठोरीकरण दोनों क्रियाएं जो है किसी भी सीमेंट के जलायोजन क्रिया के फलस्वरूप होता है या उसके दौरान होता है। तो ये जो जमने की जो क्रिया है और कठोरीकरण वो किसके फलस्वरूप हो रहा है, उस जलायोजन क्रिया के फलस्वरूप हो रहा है, जिसके जब हम सीमेंट में पानी को मिला रहे थे, सीमेंट में पानी को हम मिला रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, आपका जलायोजन हो रहा था। अब जब जलायोजन की क्रिया होगी तो वहां से वो क्रिया कैसे होगी, आपकी जमना शुरू होगा और कठोरीकरण शुरू होगा। तो जमना और कठोरीकरण के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब भी हम सीमेंट में पानी को मिलाते हैं, ठीक है, और जो पेस्ट बनता है वो क्या होता है, एक जेल का रूप ले लेती है। जैसा कि मैंने हर बार बताया है कि सीमेंट में पानी मिलाने में क्या होता है, जलायोजन क्रिया
शुरू होती है और वो जो पेस्ट होगा जो सीमेंट है वो जलाजल क्रिया करते हुए क्या करेगा, एक जेल का रूप ले लेती है या पेस्ट का रूप ले लेती है, जेल, ठीक है, एक जेल का रूप ले लेगी जो कि क्या होगा, एक डेंस होगा, जो बहुत ही डेंस होगा या सघन होगा। तो हमें जब भी कोई कंक्रीट हम बना रहे हैं सीमेंट का यूज करके, तो वाटर के साथ वो क्या करेगा, संयोग करेगा और जो कंक्रीट बनेगी आपकी क्या हो, हाईली डेंस, वो डेंस होना चाहिए और उसमें कोई भी पोर्स ना हो, यानी कोई संरचना ना हो। अगर ये दो चीजें उसमें अवेलेबल नहीं है या नहीं उत्पन्न होती है तो सॉरी, अगर उसमें सघनता अधिक है और जो पोर्स है वो न्यूनतम है या न के बराबर है, नगण्य है, तो निश्चित तौर पर वो कंक्रीट क्या होगा, आपका जो है वो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, हाई होगी, यानी कि उसकी जो सामर्थ्य होगी क्या होगी, वो हाई होगी। तो यहाँ पर जब भी हम सेटिंग की बात करते हैं और हार्डनिंग की बात करते हैं, तो सीमेंट का जमना, ठीक है, तो पानी में जब भी हम सीमेंट को मिलाते हैं वो जेल का रूप ले रही है। तो दो टर्म निकल के आ रहा है वहां पर, हमने जमना और कठोरीकरण। तो सीमेंट में जब हमने पानी मिलाया तो क्या करेगा, धीरे धीरे क्रिया करेगा, ठीक है, जलाजल क्रिया जो है शुरू हो जाती है हमारी, जो कि एक लंबे समय तक चलती रहती है, लेकिन शुरुआती जो आपका जो उसके कंपाउंड होते हैं सीमेंट के, वो क्या करते हैं, अलग अलग वाटर से क्या करते हैं, संयोग करते हैं और धीरे धीरे क्या करती है वो सीमेंट अपना सामर्थ्य ग्रहण करना शुरू कर देती है। तो जब भी हम जलायोजन की बात करते हैं तो वो जो पेस्ट बनता है वो धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले जमना शुरू होगा। हम दोनों में स्टार्टिंग देखें क्या होगा, जमना, सबसे पहले क्या होगा आपका, जमने की क्रिया होगी, उसके बाद क्या होगा उसमें कठोरीकरण। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये चीजें क्या है, असल में जो है सीमेंट का जमना और कठोरीकरण, हम अंतर पा रहे हैं दोनों में कि जमना जो है और कठोरीकरण दो अलग अलग टर्म है जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम सीमेंट के जमाव काल को हम पढ़ें, जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट का जो जमाव काल है दो भागों में बटा हुआ है। तो सीमेंट का जमाव काल, तो सीमेंट का जमाव काल कब शुरू होगा, जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो जो जलायोजन क्रिया होगी, उस जलायोजन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, सीमेंट धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। लेकिन इस जमाव काल को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक पहला है आपका प्रारंभिक जमाव काल, प्रारंभिक जमाव काल या इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम इसे कहते हैं। और सेकेंड वन है आपका अंतिम जमाव काल, ठीक है, या फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम, सीमेंट के जमाव काल को हम दो भागों में देख पा रहे हैं यहाँ पर। एक पहला आपका जो है पोर्शन है वो आपका प्रारंभिक जमाव काल है, दूसरा क्या होता है, अंतिम जमाव काल। तो जो भी ओपीसी है, साधारण ओपीसी है, उस ओपीसी का जो प्रारंभिक जमाव काल होता है वो आपका होता है कितना, 30 मिनट, 30 मिनट या आधे घंटे, 30 मिनट अथवा आधा घंटा, ठीक है। ये जो टाइम होता है आपका 0 से लेकर 30 मिनट या 30 मिनट जिसे हम कह रहे हैं, 0 मिनट से लेकर आपका 30 मिनट तक, ये जो समय है आपका, ये जो पॉइंट है आपका 0, ये पॉइंट क्या दर्शाता है, यहाँ पर जो है इसके जस्ट पहले जो समय स्टार्ट है इस पॉइंट पर क्या है कि सीमेंट में वाटर नहीं मिलाया गया है, और जैसे ही सीमेंट में वाटर मिलाएंगे तो ये जो समय होगा क्या होगा, वो अपना जमना शुरू हो जाता है। इस जमाव काल को क्या कहते हैं, प्रारंभिक जमाव काल, जो कि 30 मिनट का होता है। प्रारंभिक जमाव काल किसी भी साधारण ओपीसी का कितना होता है, प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट रखा जाता है, ठीक है। इस 30 मिनट में हम क्या करते हैं, सारे कंक्रीटिंग के काम जितने भी हैं हम उसको पूरा कर लेते हैं। कंक्रीट को मिलाने का जो भी जो है आपका जो है कंक्रीटिंग का काम हम इस पूरे 30 मिनट में पूरा कर लेते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, अंतिम जमाव काल। अगला पॉइंट है आपका अंतिम जमाव काल। अगर हम अंतिम जमाव काल को देखें तो ये पॉइंट कहां से होता है, तो 0 पॉइंट से लेकर कितना होता है आपका 10 आवर, 10 घंटा, 10
घंटा, यानी कि या 600 मिनट, 600 मिनट। इनिशियल सेटिंग टाइम आपका होता है सीमेंट मिलाने से लेकर 30 मिनट तक, जिसमें हम सारे कंक्रीटिंग के काम कर लेते हैं। उसके बाद हम कंक्रीट को फिर जो है इसको करने के बाद हम कंक्रीट को क्या करेंगे, इस अवस्था में क्या होगा, कंक्रीट अपनी सुगठ अवस्था में होगा 0 से 20 मिनट तक। और जो आपका 0 से 10 आवर है, इस 10 आवर में क्या करता है आपका सीमेंट जो है पूर्ण रूप से जम जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होगा, सीमेंट जो है आप कंक्रीटिंग का काम कर लेंगे और बाकी जो समय होगा उसमें क्या होता है आपका सीमेंट जो है धीरे धीरे वो अपना जमना स्टार्ट जाता है और 10 घंटे में लगभग जो है क्या होगा वो अपना पूरा जो है जम जाएगा। अब इस जमने के पश्चात क्या होगा, ये जो समय होगा 0 से 10 आवर, इसमें क्या होगा आपका सीमेंट जो है हम उस सीमेंट को सीमेंट का जो है वो क्या होगा जमना शुरू हो जाएगा, पूरा जो है पूर्ण रूप से अपना जो रूप लेना है उसको, जिस पिंड का रूप लेना है उसमें क्या करेगा वो जम जाएगा। इसके बाद जो समय होगा 10 घंटे के बाद उसमें क्या होता है आपका कठोरीकरण की क्रिया होती है। 10 आवर के बाद क्या होगा, इस कठोरीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें पिंड जो है एक ठोस रूप ले लेता है और धीरे धीरे क्या करता है वो अपना सामर्थ्य ग्रहण शुरू कर देता है, प्राप्त करना सामर्थ्य ग्रहण। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, वो सामर्थ्य ग्रहण करना अपना 10 घंटे के पश्चात जब वो जम जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जमने के पश्चात क्या होगा, धीरे धीरे कठोर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वो कठोर होगा, यानी कि जलायन क्रिया चल रही है अभी भी, तो उस जलायन क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, सीमेंट जो है आपका 10 घंटे बाद क्या होगा कठोरीकरण होना शुरू हो जाएगा, जिससे वो एक ठोस पिंड का रूप लेना प्रारंभ कर देती है और अपने सामर्थ्य को क्या करता है वो गेन करना शुरू करता है, जो कि 28 दिन में 90% तक माना जाता है कि अपना सामर्थ्य जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो ये जो है एक सामान्य अंतर जो कि हम देख पा रहे हैं कि सीमेंट के जमने में और सीमेंट के कठोरीकरण में दो अलग अलग अंतर हमें दिख रहे हैं। कि सीमेंट का जमना क्या होता है, दो भागों में बटा हुआ है आपका, प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल। प्रारंभिक जमाव काल में क्या हो रहा है, ये 30 मिनट का होता है, जिसमें सारी कंक्रीटिंग के काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पश्चात जो समय होता है वो क्या होता है, सीमेंट के जमने का कार्य होता है। वहां से क्या होता है, सीमेंट धीरे धीरे अपना क्या होगा सेट होना शुरू हो जाता है और जब सेट हो जाएगा उसके बाद का समय क्या होगा, वो कठोरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और उस कठोरीकरण के द्वारा क्या होगा, सीमेंट के जो जलायोजन क्रिया होगी उसके फलस्वरूप कठोरीकरण होगा। उस कठोरीकरण से क्या होगा, वो जो पिंड है वो क्या होगा, जो जम चुका है वो सामर्थ्य ग्रहण करना अपना प्रारंभ कर देती है। तो ये था आपका जो है सीमेंट का जमना और सीमेंट का कठोरीकरण में दो अलग अलग अंतर जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर फिगर से आप देखना चाहें तो इसको जो है देख सकते हैं और आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं।
तो अभी तक हमने देखा सीमेंट का जमना और सीमेंट का जमाव काल और क्लोरीकरण, ये जो दो चीज़ें थी जिनको हमने अभी तक देखा और समझा है। अब हम बात करेंगे, मेन जो आपका पॉइंट है यहाँ पर जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, जल सीमेंट अनुपात। ये है आपका जल सीमेंट अनुपात, जैसा कि सिलेबस में आपके दिया हुआ है कि इसमें जल सीमेंट अनुपात जो आपका पूरा चैप्टर है, इसमें हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो और डफ अब्राहम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है पूरा ये चैप्टर जो है आपको वाटर सीमेंट रेशियो की अवधारणा पर डिस्कशन करेगा, या उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है और उसको जो है कैसे हम डिफाइन करेंगे और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, क्या योगदान है, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जल सीमेंट अनुपात की जब भी हम बात करते हैं तो जैसा कि नाम से यहाँ दिख रहा है कि जल और सीमेंट का अनुपात, बेसिकली एकदम लिखा हुआ है यहाँ पर आपके डिफिनीशन में। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें हम, तो जल सीमेंट अनुपात साफ लिखा हुआ है आपका, जल और सीमेंट का अनुपात क्या कहलाता है, वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। तो अगर इसको हम परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं इसको कंक्रीट में मिलाए गए या कंक्रीट में प्रयुक्त या मिलाए गए जल का भार एवं सीमेंट का भार कि बाई वेट यानी कि भार में अनुपात को, ये अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन निकल के आएगा, जैसा कि डिफिनीशन में ही आपको यहाँ पे हेडिंग में दिख रहा है कि जल सीमेंट अनुपात क्या होता है। तो जल और सीमेंट के अनुपात को अगर हम परिभाषित करना चाहें या डिफाइन करना चाहें, जो कि आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूरे कंक्रीट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं एक तरह से, कि जल और सीमेंट का अनुपात। कहीं भी आप एग्जाम में जाएंगे, किसी भी एग्जाम में, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि जल और सीमेंट के अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए तो बताएंगे कंक्रीट में मिलाए गए जो भी इंग्रेडिएंट है, उन इंग्रेडिएंट में, पूरे इंग्रेडिएंट में जल के भार का अनुपात, सॉरी, जल का भार एवं सीमेंट के भार का अनुपात क्या कहलाता है, जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। ठीक है, या वाटर सीमेंट रेशियो। तो इसको अगर हम न्यूमेरिकली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम जल सीमेंट अनुपात बराबर जल का भार बटा सीमेंट का भार। सीमेंट का भार, तो ये जो है आपका एक रेशियो है जो कि बाई वेट हम देख रहे हैं, वेट बाई वेट। ये एक अनुपात है, वाटर सीमेंट रेशियो एक अनुपात है किसका, जल के भार का और सीमेंट के भार का। यानी कि जितना बाई वेट जल मिलाया गया उस कंक्रीट में और सीमेंट जितना बाई वेट मिलाया गया, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कर रहे हैं, जल सीमेंट अनुपात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जल सीमेंट अनुपात अगर हम इसमें ध्यान से देख पाए
तो आपका जो जल का भार है वो ऊपर है और जो उसके नीचे क्या है आपका सीमेंट का भार है, यानी कि दोनों का क्या है सिग्निफिकेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के क्या ये पूरा कहीं ना कहीं है कि जल का भार अगर ज्यादा हो जाएगा तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर सीमेंट का भार क्या होगा, कम हो जाएगा, तभी वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर सीमेंट ज्यादा मिला देंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, फिर कम हो जाएगा। तो ये जो है इफेक्ट आ रहा है जल और सीमेंट के अनुपात में, जो कि एक प्रैक्टिकली चीजें ये दिखाई गई हैं, जिसके बेस पर ये फार्मूला डिराइव किया गया है, ये फार्मूला निकाला गया है जल और सीमेंट के अनुपात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये कंडीशन आया कहाँ से, या ये सिचुएशन आई कहाँ से है कि जल सीमेंट अनुपात को हमें देखना पड़ा। जैसा कि ये जो सीमेंट के प्रयोग का काल है वो बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है, जो कि आपका जो सीमेंट है एक बॉन्डिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल है, तो वो बंधक का कार्य करता है। जब भी पानी के साथ क्रिया करता है, क्या करता है, उसके साथ जलयोजन क्रिया होती है। तो जलयोजन क्रिया में हम लोगों की एक अवधारणा रही है बहुत पहले समय में, पुराने समय में एक अवधारणा थी लोगों की कि हम सीमेंट जितना ही ज्यादा मिलाएंगे पानी में, वो सीमेंट उतना ही ज्यादा जो है सामर्थ्य प्रदान करेगा उस कंक्रीट में। ये सामान्य अवधारणा थी लोगों की पहले पूर्व में कि सीमेंट की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सामर्थ्य के, यानी कि जितना ही सीमेंट हम मिलाएंगे, जितनी मात्रा में हम सीमेंट बढ़ाते जाएंगे, वो उतना ही ज्यादा जो है आपका सामर्थ्य जो है कंक्रीट ग्रहण करेगा उस पानी के साथ जलयोजन क्रिया के फलस्वरूप। यानी कि सीमेंट जितना ही मिला रहा है वो उतना ही सामर्थ्य जो है ग्रहण करेगा। लोग ऐसा मानते थे पहले, लेकिन सन 1919 में प्रोफेसर अब्राम 1919 ईस्वी में इन्होंने जो है इस चीज को नकारा, इस चीज को जो है इन्होंने गलत साबित कर दिया कि सीमेंट की मात्रा जो आप में जितना ही ज्यादा होगी, जो कि सीमेंट आपका मान लीजिए ये पूरा कितना होता है 50 किलोग्राम का होता है, ठीक है, तो उस 50 किलोग्राम की जो बोरी है या जो भी सीमेंट है, उन्होंने बताया प्रोफेसर अब्राम ने कि सीमेंट की मात्रा जितना ही ज्यादा होगी, हाँ प्रोफेसर अब्राम ने इस चीज को गलत साबित कर दिया कि जो सीमेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है और बढ़ाने से क्या हो रहा है सामर्थ्य, लोग ऐसा मानते थे कि सीमेंट बढ़ाएंगे तो वो अधिक सामर्थ्य ग्रहण करेगा कंक्रीट। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर इस चीज को गलत साबित कर दिया। जो इन्होंने परीक्षण और अनुसंधान किया उस पूरे कंक्रीट के सिस्टम पर, कंक्रीट पर, उन्होंने इस परीक्षण के आधार पर ये बताया कि जो है ये अवधारणा जो है गलत है कि सीमेंट की मात्रा जितना ज्यादा डालेंगे वो जो है उतना ही ज्यादा जो है सामर्थ्यवान कंक्रीट प्रोवाइड करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने जो है अपने परीक्षणों से इस चीज को जो है गलत साबित कर दिया। अब इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सीमेंट ही केवल जो इसमें योगदान देता है, इन्होंने ये भी बताया कि जितना इंपॉर्टेंट सीमेंट का है उतना ही ज्यादा जो है क्या आपका जल का है। जल की मात्रा जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अब्राम ने बताया कि जल का भार भी जो है ये सुनिश्चित करेगा कि वो जल सीमेंट अनुपात जो प्राप्त होगा इन दोनों के अनुपात से, जिसमें जल का एक महत्वपूर्ण जो जल एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में यूज हो रहा है, वो जल जो है ये डिसाइड करेगा कि वो जो कंक्रीट बन रही है वो कितना सामर्थ्यवान हो। यानी कि उस पूरे जलायोजन में जल की इंपॉर्टेंस को उन्होंने ज्यादा जो है फोकस किया, यानी कि जल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिस्टम में, किसी भी कंक्रीट में, क्योंकि जब भी जल की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाएगी, जब जल की मात्रा एक निश्चित मात्रा से, जो कि हम जल सीमेंट अनुपात से हम वो अनुपात निकालेंगे, वो जो वैल्यू होगी, अगर वो वैल्यू चेंज होती है तो निश्चित तौर पर उस कंक्रीट में उपस्थित जो सीमेंट के कण है वो पूर्ण रूप से जलायोजित नहीं होंगे। तो अब ये हो जलायोजन की जो क्रिया हो रही है किसकी वजह से हो रही है, जल को मिलाने की वजह से हो रही है। तो जल की मात्रा क्या होगी, अब सीधे सीधे क्या होगा, ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है किसी भी कंक्रीट के निर्माण में, उसके जलायोजन में। तो इन्होंने बताया कि जल का अनुपात, जल का जो मिश्रण है, जो जल हम मिलाएंगे, अगर वो एक निश्चित मात्रा से अधिक होगी अथवा कम होगी तो निश्चित तौर पर वहां पे क्या होगा, जब अधिक होगी तो वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक है। और जब भी जिसको मिश्रण कहते हैं, और जब भी उस निश्चित मात्रा से जल की मात्रा कम होगी, जो कि रिक्वायर्ड मात्रा है वाटर की, वो उसके कम होने से क्या होगा, पृथक्करण की अवस्था होती है, सेग्रीगेशन, जिसमें मिलावे आपके अलग हो जाते हैं कंक्रीट से। तो ये दो जो है समस्याएं आती है। तो इसीलिए जो हम उपयुक्त वाटर यूज करेंगे वो वाटर की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। जनरली हम प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि 50 किलोग्राम के लिए कितना होता है आपका यूजफुल वाटर, 20 लीटर लगभग। ये 20 लीटर जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है आपका जो 50 किलोग्राम के लिए। तो इसके हिसाब से अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो निकालें, अगर हम मानते हैं एज एग्जांपल कि 50 किलोग्राम की एक बोरी होती है आपके सीमेंट की,
प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जी जो आपका एक पूरा सीमेंट होता है कितने किलोग्राम होता है? 50 किलोग्राम। ठीक है, जो आपकी एक पूरी सीमेंट होती है वो होती है आपकी 50 किलोग्राम की। और प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि लगभग 20 लीटर पानी जो है हमें आवश्यकता होती है 50 किलोग्राम सीमेंट के लिए, 20 लीटर वाटर। ठीक है, तो ये जो 20 लीटर लगभग वाटर है आपका जो है ये यूज हो रहा है 50 किलोग्राम सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए, जो कि कंक्रीट में प्रयुक्त होगा और मिलावे को जो है बांधने का कार्य करेगा हाइड्रेशन क्रिया के द्वारा। तो इससे अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो निकालने की कोशिश करें, वाटर सीमेंट रेशियो, अगर हम इस आंकड़े से वाटर सीमेंट रेशियो निकालने का कोशिश करेंगे तो हमें पता है फार्मूला कि जल सीमेंट अनुपात क्या होता है? जल का भार बटा सीमेंट का भार। तो 20 बटा कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो ये वैल्यू कट फिट के कितना आ जाएगा? 0.4। तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो इस वैल्यू के लिए क्या होगा? वाटर सीमेंट रेशियो 0.4। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली ऐसी चीजें हैं कि 0.4 जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है मोस्ट आइडियल माना जाता है किसी भी जलावजन क्रिया के कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से होने के लिए, ताकि वो जो पिंड है, कंक्रीट पिंड है, वो पूर्ण रूप से जलावजन क्रिया के फलस्वरूप क्या करे? वो अधिक से अधिक सामर्थ्य जो है ग्रहण करे। तो अभी तक का ये पूरा जो है सिनेरियो है आपका जल सीमेंट अनुपात में, इसमें हम देख पा रहे हैं कि कंक्रीट में जो मिलाए गए मिलावे हैं, मिलावे के रूप में जो आपका सीमेंट और जल का जो भार है उसके अनुपात को हम क्या कर रहे हैं? बाई वेट जल सीमेंट अनुपात कर रहे हैं। और इस जल सीमेंट अनुपात में तो प्रोफेसर अब्राम ने दिया था, जिन्होंने बताया कि वाटर का जो ज्यादा सिग्निफिकेंस है पूरे किसी कंक्रीट में, जिसको हम मिलाने पे उसकी उस वाटर की मात्रा ये डिसाइड करेगी कि जलायोजन कितना हो रहा है और जलायोजन जो होगा उसे कितना सामर्थ्य वो प्राप्त करेगा। तो ये सिचुएशन है जल सीमेंट अनुपात की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसका भौतिक रचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप शायद इसको नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका आपका हेडिंग है अगला विभिन्न जल सीमेंट अनुपात का सीमेंट की भौतिक संरचना पर प्रभाव। विभिन्न जल सीमेंट अनुपात का सीमेंट की भौतिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो जल सीमेंट अनुपात होगा उस जल सीमेंट के अनुपात के रिस्पेक्ट में किसी भी कंक्रीट पिंड के अंदर क्या भौतिक संरचना पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, उसको हम जो है फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। 3 कंडीशन हमारे पास है, इसको हम जो है फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं।
हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब भी हम विभिन्न जल सीमेंट अनुपात, हमने एक एग्जांपल के तौर पर 0.4 जो कि हमने इसके पहले जस्ट हमने डिस्कशन किया कि 0.4 जो 50 किलोग्राम का कोटा है आपका सीमेंट का, उस सीमेंट में अगर हम 20 लीटर पानी मिलाते हैं तो 20 लीटर के पानी के रिस्पेक्ट में जो जल सीमेंट अनुपात आया था आपका 0.4। अब इस 0.4 जो आपका जल सीमेंट अनुपात है, उस जल सीमेंट अनुपात को लेते हुए या देखते हुए उसके रिस्पेक्ट में कि जल सीमेंट अनुपात का सीमेंट की भौतिक संरचना पर क्या, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं कि अलग अलग सीमेंट जल सीमेंट अनुपात में, जैसे कि 0.4 जो हमने रेफरेंस लाइन माना है, रेफरेंस पॉइंट माना है 0.4, उस पॉइंट से कम और अधिक या उसके बराबर होने पर जो भौतिक संरचना में, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, 3 फिगर हमारे पास है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 फिगर को हम देख पा रहे हैं। तो तीनों फिगर के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जल सीमेंट अनुपात का किसी भी सीमेंट की भौतिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, या क्या जो है हमें कमियां दिखाई देंगी या कमियां रह जाएंगी, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी कंक्रीट की सामर्थ्य के गेन करने के लिए। ठीक है, तो कंक्रीट की सामर्थ्य जो है हमें रिफरेंस लेना है, जैसे कि कंक्रीट की सामर्थ्य क्या हो, मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जल में हम क्या मिलाएंगे, सॉरी सीमेंट में क्या मिलाते हैं, हम जल मिलाते हैं, और उसका प्रयोग करते हुए एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात हम बनाते हैं। उस जल सीमेंट अनुपात के रिस्पेक्ट में जो कि हमने 0.4 एक रेफरेंस पॉइंट माना है, तो हम माना है कि 0.4 से नीचे एक कंडीशन हो सकता है, 0.4 से अधिक हो सकता है, और एक कंडीशन क्या होगा 0.4 के बराबर होगा। यही 3 कंडीशन मानते हुए हमने क्या किया है, 3 फिगर ड्रा किया है यहाँ पर, और जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों कंडीशन में क्या क्या भौतिक संरचना पर प्रभाव पड़ेगा किसी भी सीमेंट में। ठीक है, सीमेंट की वजह से तो जो हमें कंक्रीट चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा डेंस होना चाहिए, ज्यादा क्या हो, डेंस हो, सघन हो, और उसमें कोई भी रंध्र नहीं होना चाहिए, कोई भी कोशिका रंध्र नहीं होना चाहिए, और वो पूर्ण जलायोजन की क्रिया में भाग ले, जिससे जो है सीमेंट के प्रयुक्त सीमेंट के वाटर के साथ हर एक वाटर से वो क्या हो, जलायोजन क्रिया में भाग ले, हर एक कण जो महीन से महीन कण है सीमेंट का, वो कण क्या हो, भीग जाए, उस वाटर से क्रिया करे, यानी कि भीग जाए, और जलायोजन क्रिया में क्या हो, सक्रिय भाग ले, पूर्ण रूप से जो है भाग ले। तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं। अगर हम भौतिक संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, अपूर्ण जलायोजन, जो आपका हाइड्रेशन है क्या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट हाइड्रेशन है। तो इस अपूर्ण जलायोजन की कंडीशन क्या है यहाँ पर, अगर आपका जल सीमेंट अनुपात, जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं, हमने लिखा है कि जल सीमेंट अनुपात अगर 0.4 से कम होता है, किसी कारणवश अगर ये कंडीशन होता है कि आपका जो जल सीमेंट अनुपात है, या सीमेंट या जल के अनुपात की वजह से क्या होता है, वो जो अनुपात है 0.4 से अगर कम हो रहा है, तो जो जलायोजन क्रिया होगी, जो हमने जो यहाँ पर किया था, बनाया था, वहां पर क्या समस्या आएगी हमारी, जो सीमेंट के कण है, सभी सीमेंट के कण वो क्या होंगे, पूर्ण रूप से जलायोजन क्रिया में भाग नहीं लेंगे। जलायोजन क्रिया के पश्चात हो सकता है कि कुछ कण क्या हो, अधूरे रह जाए, जिनका वाटर के साथ संयोग न हो पाए और वो हाइड्रेशन क्रिया में भाग न ले। अगर ये अवस्था आती है जिसकी वजह से सभी कण जो है सम्मिलित रूप से भाग नहीं लेते हैं जलायोजन क्रिया में, यानी कि वो भीग नहीं पाते हैं, पानी की मात्रा कम रह जाती है किसी कारणवश, तो उस मात्रा कमी की वजह से, वाटर की मात्रा की कमी की वजह से क्या होता है, कुछ जो अधूरे कण रह जाएंगे वो क्या किस चीज को रिजल्ट में क्या देंगे, अपूर्ण सामर्थ्य देंगे। वो सामर्थ्य क्या होगी, अपूर्ण रह जाएगी, जो हमें कंक्रीट की चाहिए थी वो सामर्थ्य हमें गेन नहीं हो पाएगी, उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो ये जो है अपूर्ण जलायोजन की एक सिचुएशन बनती है, जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से कम हो जाता है, तो ये समस्या आएगी, आपका अपूर्ण सामर्थ्य प्राप्त होगा, जिसकी क्योंकि जो है जलायोजन जो है अपूर्ण रह जाता है। दूसरा है पूर्ण जलायोजन परंतु अपूर्ण जल। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, पूर्ण जलायोजन किंतु अधिक जल। सॉरी, यहाँ पर तो पहली अवस्था हमने देखा कि इसमें जल की मात्रा क्या थी, कम थी। दूसरा अवस्था हम देख रहे हैं कि जल की मात्रा अधिक है और पूर्ण जलायोजन हो रहा है। मात्रा हमने ज्यादा मिला दिया कंक्रीट में, जल की मात्रा हमने ज्यादा मिला दिया कंक्रीट बनाने के लिए, जल की मात्रा हमने ज्यादा मिला दिया, तो क्या हुआ, सीमेंट के हर एक कण जो है क्या करेंगे, उसे संयुक्त कर लेंगे। हमने जब जल की मात्रा कंक्रीट बनाने के लिए ज्यादा प्रयुक्त कर दी, सीमेंट के जितने भी कण होंगे जल के साथ क्या करेंगे, रासायनिक संयोग में भाग लेंगे, निश्चित तौर पर भाग लेंगे, और जलायोजन क्रिया क्या होगी, पूर्ण होगी। लेकिन जब भी जलायोजन क्रिया पूर्ण होगी, तो उस पूर्ण होने के पश्चात क्या होगा, जो जल की मात्रा अधिक रह जा रही है वो क्या करेगी, धीरे धीरे वाष्पीकृत होगी। वो वाष्प का रूप लेके क्या होगा, वो अपना स्थान जो है छोड़ देगा। जब भी स्थान छोड़ेगा तो वहां पे क्या बन जाएगा, कोशिका रंध्र।
या कैपिलरी फोर्स जिसे कहते हैं। तो कैपिलरी फोर्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, फिर से सामर्थ्य में क्या होगी, कमी रह जाएगी। यानी कि जब सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो 2.4 से अधिक हो रहा है और हम जल की मात्रा अधिक डाल रहे हैं कि ताकि जो है जलायजन क्रिया पूर्ण हो जाए, तो जलायजन क्रिया निश्चित तौर पर जो है पूर्ण होगी। सीमेंट के हर एक कण जो है जल के साथ जो है रासायनिक संयोग करेंगे और जलायजन क्रिया पूर्ण होगी। लेकिन उस पूर्ण होने के पश्चात जो अतिरिक्त जल रह जाएगा, अगर गलती से वो पानी अगर उस कंक्रीट पीड में रह गए तो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर के इफेक्ट में आकर क्या होंगे, वेपराइज होंगे, वाष्पीकृत होंगे। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के पश्चात क्या होगा, एक समस्या है हमारे पास, जब खाली होगी जगह तो वहां पर क्या रह जाएगा आपका खाली स्थान, जो कोशिका रंध्र है जिसे कैपिलरी फोर्स कहते हैं। अब जो फोर्स रह जाएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पर रंध्र रहने की वजह से सामर्थ्य की फिर से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये दो अवस्थाएं जिसमें जल की मात्रा कभी कम हो जा रही है, कभी जल की मात्रा अधिक हो जा रही है, जलायजन किसी में अपूर्ण हो रहा है, किसी में जलायजन पूर्ण हो रहा है। तो ये दो जो है भौतिक संरचनाओं में साफ साफ अंतर हम इस फिगर के द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तीसरी अवस्था होगी पूर्ण जलायजन, यानी कि ये आइडियल कंडीशन होगा। ठीक है, किसी भी जलायजन क्रिया के लिए ये आइडियल कंडीशन होगा, जिसमें ना तो कोई जो है सीमेंट का अवयव जो है या कण जो है खाली रह जाएगा जो कि जलायजन क्रिया में भाग न ले, ना तो कोई जो है फोर्स जनरेट होंगे अधिक वाटर की वजह से। यानी कि ये आइडियल कंडीशन होगी। इसमें वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखेंगे, एग्जैक्टली 0.4 के बराबर रखेंगे। 0.4 जो आपका होगा वाटर सीमेंट रेशियो, इस वाटर सीमेंट रेशियो पे जो आपके सीमेंट के कण होंगे जल के साथ पूर्ण रूप से जो है सक्रिय सहभागिता निभाते हुए जलायजन क्रिया को पूर्ण करेंगे। और जलायजन क्रिया जब भी पूर्ण होगा तो क्या होगा, एक स्पष्ट रूप से कंप्लीट जेल का रूप लेगी, जो कि जो है पूर्ण जलायोजित जो है रूप माना जाएगा उस कंक्रीट के लिए। और यहाँ से जो सामर्थ्य होगी क्या होगी, वो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो ये जो है किसी भी जल सीमेंट अनुपात के लिए, जैसा कि हमने जल सीमेंट अनुपात की विवेचना की इसके पहले, उस विवेचना के आधार पर हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि भौतिक संरचना में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन आएंगे। पूर्ण जलायजन था आपका, जिसमें इनकम्प्लीट जो है जलायजन हो रहा था। दूसरा था आपका पूर्ण जलायजन, लेकिन हमने वाटर ज्यादा यूज कर दिया तो क्या होगा। तीसरी अवस्था ये थी कि हमने जो है निश्चित मात्रा यूज की और जो वाटर सीमेंट रेशियो था जितना आइडियल कंडीशन होता है 0.4 हमने रखा, तो उसकी रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, पूर्ण जलायजन हो रहा है। तो ये जो है आपका जो है जलायजन क्रिया के फलस्वरूप अलग अलग भौतिक स्वरूप की जो है परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम देखेंगे बाकी जो टॉपिक आपका पॉइंट है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको आप चाहें तो अभी नोट कर सकते हैं।